दादू, आप हमेशा उनका ख्याल रखना। राजेश्वर जी एक नज़र सिम्मी को देखते हैं, जिसके चेहरे पर दर्द था लेकिन होठों पर मुस्कान। उनकी भी आंखें हल्की नम हो जाती हैं। वह बस बोल पाते हैं। सिम्मी उठकर उनसे इजाज़त लेकर चली जाती है और राजेश्वर जी किसी गहरी सोच में गुम हो जाते हैं। सिम्मी जब रूम में आती है तो ऋषभ लैपटॉप खोले उस पर ऑफिस वर्क कर रहा था। ऋषभ ने एक नज़र सिम्मी को देखा, फिर वापस से अपना काम करने लगा। सिम्मी अलमारी में से कपड़े निकालकर बेड पर रखती है और अपनी साड़ी में से पिन निकालने लगती है, जिससे उसके हाथ में दर्द होता है और उसके मुंह से हल्की सी आह निकल जाती है। ऋषभ की उंगलियां लगातार लैपटॉप पर चल रही थी। सिम्मी की आह सुनकर रुक जाती है। वह चेहरा घुमाकर सिम्मी को देखता है, जो अपनी साड़ी में से पिन निकालने में लगी हुई थी। ऋषभ उठकर सिम्मी के पास जाता है और बोलता है, लाओ मैं निकाल देता हूँ, तुम्हें दर्द हो रहा है। तुम्हें कब से मेरे दर्द की परवाह होने लगी ऋषभ? तुमने पूछा उसके लिए थैंक्स, पर मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, सिम्मी ने कहा और बेड पर रखे हुए कपड़े उठाकर बाथरूम में चली गई। सिम्मी के इस तरह चले जाने से ऋषभ हैरान था। वह अपने आप से बोला, आज तो मैडम के मिजाज ही बदले हुए हैं। क्या जो आज हुआ उसकी वजह से? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसे कितना भी कुछ बोलो इसके ऊपर असर ही नहीं होता है। ऋषभ वापस आकर लैपटॉप पर अपना काम करने लगता है, पर उसका सारा ध्यान वॉशरूम की तरफ था कि शायद सिम्मी उसे बुलाए अपनी मदद करने के लिए। सिम्मी फ्रेश होकर बाहर आती है तो उसकी नज़र ऋषभ से टकरा जाती है। क्योंकि वह भी उसकी तरफ ही देख रहा था, वह अपनी नज़रें फेर लेती है और रूम से बाहर चली जाती है। वह सुरभि के रूम में जाती है तो देखती है कि सुरभि अपना सामान पैक कर रही है। सुरभि भी सिम्मी को देखती है तो बोलती है, अरे भाभी आप आ गई, मैं कब से आपका वेट कर रही थी। हाँ सुरभि, पर यह क्या, तुम सामान क्यों पैक कर रही हो? भाभी मैं वापस जा रही हूँ। क्या? पर क्यों? सुरभि तुम्हें कोई दिक्कत है क्या यहाँ? सिम्मी सुरभि के जाने से हैरान थी। नहीं भाभी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिसके पास आप जैसी भाभी हो उसे कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या? सुरभि ने सिम्मी का हाथ पकड़ते हुए कहा। फिर? बस भाभी, मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ, लाइफ में कुछ बनना चाहती हूँ, पुरानी सभी बातों को भूलकर नई शुरुआत करना चाहती हूँ। भाभी आप मेरे लिए मेरी प्रेरणा हो, परिस्थिति कैसी भी हो आप हमेशा उसका डटकर सामना करती हो। अभी ऋषभ भाई को आपकी अच्छाई नहीं दिख रही है, लेकिन जिस दिन उन्हें आभास हुआ कि आप कितनी अच्छी हैं, तब देखना वे आपसे बहुत प्यार करेंगे। सुरभि ने अपने मन की बात सिम्मी को बताई। कहीं ऐसा ना हो कि तब तक बहुत देर हो जाए। सिम्मी हल्के से बड़बड़ाई तो सुरभि ने कहा, क्या कहा आपने? सिम्मी हंसते हुए बोली, कुछ नहीं, मैं तो ये बोल रही थी कि बिल्कुल सही फैसला लिया है तुमने। वैसे कब निकलना है? बस भाभी आपसे मिल ली, बाकी सबसे मिलकर निकल रही हूँ, सुरभि ने कहा और सिम्मी के गले लग गई। सिम्मी उसे सही से जाने की हिदायत देकर और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कॉल करने का बोलकर बाय करती है। सुरभि भी सबसे मिलकर ऋषभ के साथ स्टेशन जाने के लिए निकल जाती है। ऋषभ जब सुरभि को ट्रेन में बैठाकर वापस घर आता है तो देखता है कि सिम्मी रूम में नहीं है। उसे थोड़ी हैरानी होती है कि इस वक्त सिम्मी कहाँ गई, पर वह अपनी सोच को दरकिनार करते हुए डिनर करके वापस से काम करने लगता है। सिम्मी छत पर झूले पर बैठी हुई कुछ सोच रही थी। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। वह झूले पर बैठी हुई खुद में सिमट जाती है। आज जो भी हुआ उसकी वजह से आज वह बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गई थी। ख्यालों में गुम, पता नहीं कब वह झूले पर ही सो गई। इधर जब बहुत देर तक सिम्मी नहीं आई तो ऋषभ को बेचैनी सी होने लगी। वह सोच रहा था कि पता नहीं सिम्मी कहाँ चली गई। उसने अपना फ़ोन उठाया सिम्मी को कॉल करने के लिए, लेकिन कुछ सोचकर उसने कॉल नहीं किया। वह बहुत देर तक सोचता रहा कि सिम्मी कहाँ जा सकती है। तभी उसे ख्याल आया कि सिम्मी अक्सर छत पर जाती है, तो वह रूम से निकलकर छत पर चला जाता है। ऋषभ छत पर आकर चारों तरफ देखता है। तभी उसकी नज़र झूले पर सोती हुई सिम्मी पर जाती है। वह अपने आप से बोलता है, इन्हें देखो, मैडम यहाँ आराम से सो रही हैं और मैं सोच रहा था कि ये कहाँ गई। फिर वह धीरे धीरे चलते हुए सिम्मी के पास पहुँच जाता है। सिम्मी ठंड से खुद में सिमटी हुई झूले पर सो रही थी। ठंडी हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से सिम्मी के बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे। ऋषभ ने सिम्मी को देखा तो देखता रह गया। सिम्मी पर पड़ती हुई चांद की रोशनी से सिम्मी का चेहरा दमक रहा था। उसके चेहरे पर आती बालों की लटें मानो जैसे उसके साथ खेल रही हों। इस वक्त सिम्मी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अचानक ही ऋषभ के मुंह से निकला, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? तभी उसे आभास हुआ कि अभी उसने क्या बोला। वह अपना सर झटकते हुए बोला, मैं भी ना पता नहीं क्या क्या सोचता रहता हूँ। उसने अपना ध्यान सिम्मी पर से हटाया। वह फिर से सिम्मी को देखता है और धीरे से आवाज़ देता है, सिम्मी। पर सिम्मी ने कोई हरकत नहीं की। वह वैसे ही सोई रही। जब ऋषभ ने देखा कि सिम्मी नहीं उठी तो वह उसके पास जाता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। ऋषभ के इस तरह उठाने पर सिम्मी हल्का सा कसमसाई, लेकिन फिर सो गई। ऋषभ ने सिम्मी को देखा जो उसकी बाहों में सुकून से सो रही थी। उसकी नज़र सिम्मी के चेहरे पर थी, जिस पर अब तक हल्की मुस्कान थी। ऋषभ सिम्मी को ध्यान से देख रहा था। तभी उसकी नज़र उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान पर गई।
जो अब तक सूख गए थे, जिसका मतलब ये था कि सिम्मी अकेले में रो रही थी। अचानक से उसके दिल में दर्द सा उठा, जिसे उसने बड़ी आसानी से नज़रअंदाज किया और सिम्मी को लेकर नीचे रूम में आ गया। उसने सिम्मी को बेड पर लेटाया और उठने ही वाला था कि सिम्मी ने अपनी बाहें उसके गले में डाल दी। सिम्मी नींद में थी और ऋषभ उसे हैरान नज़रों से देख रहा था। वह एकटक सिम्मी को देख रहा था। उसका और सिम्मी का चेहरा बिल्कुल पास था। सिम्मी की गर्म सांसें उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। उसके और सिम्मी के होंठों में कुछ इंच का फासला था। उसका दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। उसका दिल जैसे उसके बस में नहीं था। वह धीरे से सिम्मी के होंठों की तरफ बढ़ता है कि अचानक रुक जाता है। वह एक नज़र सिम्मी को देखता है और उसका हाथ हटाकर खड़ा हो जाता है। वह अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहता है, यह अचानक से मुझे क्या हो गया था? मेरा दिल इतनी तेज़ क्यों धड़का? मुझे तो नफ़रत है सिम्मी से, पर आज मैं बहक रहा था। पर क्यों? ये कैसा एहसास है जो कभी पहले नहीं हुआ? ऋषभ सिम्मी को देखता है और अपने आप से बोलता है, नहीं, मुझे इससे दूर रहना ही होगा। मेरी मंजिल दिव्या है, सिम्मी नहीं। फिर वह भी सोफे पर जाकर सो जाता है। अगले दिन सिम्मी की जैसे ही आँख खुलती है, वह अपने आप को रूम में देखती है तो झटके से उठकर बैठ जाती है। मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो ऊपर सो रही थी। तभी उसकी नज़र सोफे पर सोते हुए ऋषभ पर पड़ी। तो क्या ऋषभ मुझे लाया? लेकिन क्यों? उसने मन में सोचा। फिर वह उठी, अलमारी से अपने कपड़े लिए और फ्रेश होने चली गई। वह जल्दी से फ्रेश होकर आई और रेडी होकर नीचे चली गई। नीचे जाकर उसने नाश्ता किया और बाहर गार्डन की तरफ चली गई। उसे पता था इस वक्त राजेश्वर जी उसे गार्डन में ही मिलेंगे। राजेश्वर जी गार्डन में पौधों को पानी दे रहे थे। जब सिम्मी उनके पास आई, उसने उनको गुड मॉर्निंग विश किया, जिस पर राजेश्वर जी ने भी गुड मॉर्निंग कहा। कहाँ जा रही हो? राजेश्वर जी ने पौधों में पानी डालते हुए ही पूछा। बस दादू, जो सोचा है उसको अंजाम देने जा रहे हैं। जब सोच ही लिया है तो सोचा आज से ही शुरुआत करूं। सिम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा। सिम्मी की मुस्कुराहट के पीछे का दर्द राजेश्वर जी साफ देख रहे थे। क्या तुम सच में ऐसा कर पाओगी? उनकी बात पर सिम्मी ने उन्हें कुछ देर देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। अभी वह कुछ और बोलती, तभी उसे औरतों का झुंड नज़र आता है जो अपने हाथ में पोस्टर लिए नारेबाजी करता हुआ आ रही थी। सिम्मी के साथ साथ राजेश्वर जी का भी ध्यान उस तरफ जाता है। कुछ औरतें नारेबाजी करते हुए देशमुख विला में आ रही थी। नारे के शब्द थे, आरती देशमुख हाय हाय, आरती देशमुख हाय हाय। सिम्मी और राजेश्वर जी हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। वह जल्दी से उन लोगों के पास जाते हैं, यह जानने के लिए कि आखिर माजरा क्या है। वहीं शोर सुनकर ऋषभ, जो कि फ्रेश होकर आरती जी और विजय जी के साथ नाश्ता कर रहा था, उनके साथ बाहर आता है। बाहर औरतों की नारेबाजी सुनकर और उनके हाथ में पकड़े हुए पोस्टर को देखकर आरती जी हैरान हो जाती हैं। तभी उन महिला मोर्चा की लीडर उन सबके पास आते हुए बोलती है, देखो बहनों, यह है आरती देशमुख। समाज के सामने एनजीओ चलाने का दिखावा करके उसके पीछे काले कारनामे करती हैं। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? ऋषभ ने गुस्से से कहा। तो वह महिला बोलती है, बकवास नहीं, सच बोल रहे हैं। यह औरत जो सबके सामने औरतों के लिए आवाज़ उठाती है, उनकी मदद करती है, असलियत में ये धंधा करती है औरतों को बेचने का। शट अप, जस्ट शट अप। आपके जो मन में आ रहा है आप बोलती जा रही हैं। आपको किसने हक दिया मेरी मॉम के बारे में ऐसा बोलने का? सभी लोग जानते हैं कि मेरी मॉम हमेशा से औरतों की भलाई के लिए काम करती आई हैं। उन पर यह झूठा इल्ज़ाम लगाना बंद कीजिए, ऋषभ ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। आरती जी तो यह देखकर शॉक्ड हो जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि यह सब हो क्या रहा है। वह गुस्से से उन औरतों के पास जाती हैं और बोलती हैं, ये क्या घटिया इल्ज़ाम लगा रही हैं आप मुझ पर? आप जानती नहीं हैं कि मैं कौन हूँ? अरे अच्छे से जानते हैं कि तुम कौन हो, उनमें से एक महिला ने कहा। अरे तुम लोग पैसे वाले हो तो क्या सच को छुपा लोगे? सच हमेशा सच रहता है। तुम लोग हमारा मुंह बंद नहीं कर सकते। कोई भी इल्ज़ाम लगाने से पहले ये बताइए कि आपके पास क्या सबूत है जिसकी वजह से आप मेरी मोम पर इल्ज़ाम लगा रही हैं? ऋषभ ने गुस्से से कहा। सबूत? रुको अभी दिखाती हूँ। ऐसा बोलकर मुख्य महिला किसी को इशारा करके बुलाती है। तभी उन सबके सामने एक दूसरी महिला आकर खड़ी हो जाती है। उसे देखते ही आरती जी के मुंह से निकलता है, शांति, यह है सबूत इसके काले कारनामों की। इसी की वजह से तुम्हारी माँ का सच हमारे सामने आया है। मुख्य महिला ने कहा। झूठ बोल रही है ये, आरती जी ने चिल्लाते हुए कहा। तो शांति बोली, बस भी कीजिए मैडम, सबको सच पता चल चुका है, इसलिए अच्छा यही होगा कि आप अपना गुनाह कबूल कर लें। कुछ नहीं किया है मैंने, तुम झूठ बोल रही हो, बदला ले रही हो ना मुझसे? आरती जी ने शांति को घूरते हुए कहा। शांति घबराते हुए बोली, मैं सिर्फ सच बोल रही हूँ, आप मुझे डराकर मेरा बयान नहीं बदल सकती हैं। आरती जी अभी कुछ बोलती कि तभी औरतें एक स्वर में बोलने लगती हैं। आरती देशमुख हाय हाय, तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी, लेकिन उससे पहले हम तुम्हें सज़ा देंगे। ऐसा बोलकर वह सभी आरती जी की तरफ बढ़ने लगती हैं। देखो मेरे पास मत आना, मैंने कहा ना यह सब झूठ है, आरती जी ने पीछे होते हुए कहा। इधर विजय जी ने पुलिस को कॉल कर दिया था, पर पुलिस अभी आई नहीं थी।
वह और ऋषभ आरती जी को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं कि कुछ औरतें आकर उन्हें घेर लेती हैं। देखिए आप सभी गलत कर रही हैं, हमें जाने दीजिए, ऋषभ ने उन महिलाओं को घूरते हुए कहा। वह कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि वह सभी महिला थी। ऋषभ और विजय जी बेबस से उन सब से आरती जी को छोड़ने की रिक्वेस्ट कर रहे थे। आरती जी डरकर धीरे धीरे पीछे हो रही थी। कुछ महिलाएं हाथ में पत्थर लेकर और कुछ महिलाएं अपने हाथों को काले रंग से रंगे आरती जी की तरफ बढ़ रही थी। दो औरतें आकर आरती जी को पकड़ लेती हैं और मुख्य महिला आरती जी के चेहरे पर काला रंग लगाने जा रही थी। वह अभी आरती जी के चेहरे को काला रंग लगा पाती कि तभी कोई मजबूती से उसका हाथ पकड़ लेता है। आरती जी ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। जब उनके चेहरे पर कोई हरकत नहीं हुई तो उन्होंने आंखें खोली और उन्होंने रोते हुए कहा, सिम्मी। उन्होंने देखा कि सिम्मी ने मुख्य महिला का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था जिसे वह महिला छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिम्मी की पकड़ मजबूत थी। सिम्मी की आंखें इस वक्त गुस्से से लाल थी। वहीं राजेश्वर जी, विजय जी और ऋषभ ये सोचकर परेशान थे कि अब आगे क्या होगा। इस वक्त सभी की नज़रें सिम्मी और उस महिला पर थी। ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मेरा हाथ, मुख्य महिला ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। बदतमीजी मैं कर रही हूँ या फिर आप? आपकी हिम्मत कैसे हुई सासू मॉम के साथ ऐसा करने की, सोचने की भी? सिम्मी ने उस महिला को घूरते हुए कहा। तुम्हारी सास कोई दूध की धुली नहीं है, एनजीओ की आड़ में काले कारनामे करती है। उसने जो किया है ना, उसके लिए उसे सज़ा तो मिलेगी ही, मुख्य महिला ने सिम्मी को घूरते हुए कहा। सिम्मी उस महिला का हाथ झटकते हुए बोलती है, आप मुझे मत बताइए कि मेरी सासू मॉम कैसी है, मैं उनको अच्छे से जानती हूँ। और क्या कहा आपने? मेरी सासू मॉम काले कारनामे करती हैं, वह बुरी इंसान है? और ये सब आप किस बेस पर बोल रही हैं? क्योंकि किसी ने आपसे आकर बोल दिया और आपने उसे सच मान लिया। क्या सच है क्या झूठ, उसका पता तो चल जाएगा। तो ये काम आप पुलिस पर छोड़ दीजिए, गुनाहगार कौन है खुद ही पता चल जाएगा। यह बात सिम्मी ने शांति को घूरते हुए कही। सिम्मी की बात सुनकर शांति सकपका जाती है। वह सिम्मी को घूरते हुए कहती है, तुम्हारे मानने या ना मानने से सच नहीं बदल जाएगा, क्योंकि तुम्हारी सास ने मुझे ज़बरदस्ती इस काम में लगा रखा था। वो तो मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं मौका मिलते ही इनके चुंगल से भाग निकली, नहीं तो आज पता नहीं मेरी हालत क्या होती। सिम्मी अभी कुछ बोलती कि सारी औरतें एक स्वर में बोलती हैं, तुम हमें रोक नहीं सकती हो, इसको तो सज़ा मिलेगी ही। ऐसा बोलकर वह सब आरती जी को पत्थर मारने लगती है। सिम्मी आरती जी को अपने पीछे छुपा लेती है। वह गुस्से से उन औरतों को घूरते हुए बोलती है, देखिए आप सब ये ठीक नहीं कर रही हैं। जब तक ये साबित ना हो जाए कि सच क्या है, आप सब इन्हें गुनहगार नहीं बोल सकती। सिम्मी की बात का उन सब पर कोई असर नहीं होता है। वह सब पत्थर मारे जा रही थी। सिम्मी आरती जी के आगे खड़ी थी, इसलिए वह पत्थर सिम्मी को लग रहे थे। तभी एक पत्थर आकर सिम्मी के माथे पर लगता है, जिससे उसके माथे से खून निकलने लगता है। वह आरती जी को बचाते हुए धीरे धीरे अंदर ले जाने लगती है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उन महिलाओं को समझाने लगती हैं। कुछ लेडीज़ कांस्टेबल जाकर मोर्चा कर रही महिलाओं को पकड़ लेती हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करने लगती हैं। इंस्पेक्टर कहते हैं, देखिए आप सब शांत हो जाइए। इस तरह किसी शरीफ व्यक्ति के घर के बाहर इस तरह मारपीट करना आप सबको शोभा नहीं देता है। अगर आप सबको ऐसा लगता है कि आरती देशमुख कल्प्रिट हैं तो उसका पता लगाना पुलिस का काम है। आप इस तरह प्रदर्शन मत कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। इंस्पेक्टर बाहर स्थिति को काबू कर लेते हैं, उन महिलाओं को समझाकर भेज देते हैं। इधर सिम्मी आरती जी को लेकर अंदर आ जाती है और सोफे पर बैठा देती है। वह काका से पानी लाने को बोलती है। उसके पीछे से सभी परेशान से अंदर आते हैं। ऋषभ आरती जी के पास बैठते हुए कहता है, मोम आप ठीक हैं, ज़्यादा लगी तो नहीं? आरती जी जो इतना सब कुछ होने पर घबराई हुई थी, ऋषभ के गले लग जाती है और रोने लगती है। बेटा मैंने कुछ भी नहीं किया है, फिर भी वह लोग मुझे ब्लेम कर रहे हैं। कुछ नहीं होगा मोम, आप चिंता मत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। ऋषभ उनको चुप कराते हुए बोलता है। इधर विजय जी किसी को कॉल करके कुछ बोल रहे थे। तभी इंस्पेक्टर अंदर आता है और विजय जी के पास आकर बोलता है, सर हमने सबको वापस भेज दिया है, पर सर हमें आरती मैम को अरेस्ट करना होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। इंस्पेक्टर की बात सुनकर सभी चौंक जाते हैं। कोई कुछ बोलता तभी एक व्यक्ति अंदर आता है और इंस्पेक्टर के हाथ में एक पेपर दे देता है। तो इंस्पेक्टर, ये रहे आरती जी के बेल के पेपर। जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाता कि आरती जी ही गुनहगार हैं, आप उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते। विजय जी ने इंस्पेक्टर को घूरते हुए कहा। उन्होंने कॉल करके वकील से पहले ही पेपर रेडी करवा लिए थे। जब उन्होंने बाहर आरती जी पर लगते हुए इल्ज़ाम को देखा, इंस्पेक्टर डरते हुए, सॉरी सर, हम पूरी कोशिश करेंगे सच का पता लगाने की। वह जानता था कि विजय देशमुख की पहुंच ऊपर तक है, अगर उससे ज़रा सी भी चूक हुई तो उसकी नौकरी भी जा सकती है। उसके बाद वह वहां से चला जाता है और उसके पीछे वकील भी चले जाते हैं। विजय जी आरती जी के पास जाते हैं और बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ऐसा बोलकर वह आरती जी को पकड़कर अपने साथ रूम में लेकर चले जाते हैं। सिम्मी काका से राजेश्वर जी को उनके रूम में ले जाने के लिए बोलती है।
क्योंकि उनकी तबीयत पहले से ख़राब थी। ऐसे में उनका परेशान होना सही नहीं था। काका राजेश्वर जी को उनके रूम में लेकर चले जाते हैं और सिम्मी अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है। वह रूम में आकर मिरर के पास जाती है और अपने माथे पर लगी हुई चोट को देखने लगती है, जिसमें से अभी भी हल्का हल्का ब्लड निकल रहा था। ऋषभ भी परेशान सा अंदर आता है तो उसकी नज़र मिरर में देखती सिम्मी के माथे की चोट पर जाता है। उसकी चोट को देखकर उसे याद आता है कि कैसे सिम्मी ने उसकी मोम को बचाने के लिए खुद उनके आगे आ गई थी। सिम्मी भी मिरर में से उसे एक नज़र देखती है, फिर अपनी नज़रें फेरते हुए जाकर फर्स्ट एड बॉक्स निकालती है और उसमें से कॉटन निकालकर मिरर में देखते हुए ब्लड को धीरे धीरे साफ करने लगती है। ऋषभ सिम्मी के पास जाता है और बोलता है, लाओ मैं कर देता हूँ। सिम्मी उसको देखकर हल्का सा मुस्कुराती है और बोलती है, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन पर खुद ही मरहम लगाना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग तो सिर्फ दर्द देते हैं। उसके बाद सिम्मी फिर से अपना ध्यान मिरर में लगा लेती है। ऋषभ कुछ देर सिम्मी को देखता है, फिर उसके हाथ से कॉटन छीनकर उसे अपनी तरफ घुमा देता है और खुद उसकी ड्रेसिंग करने लगता है। सिम्मी एकटक ऋषभ को देख रही थी। वह अपने मन में बोलती, क्यों ऋषभ, तुम खुद मुझे अपने आप से दूर करते हो और फिर खुद ही पास आ जाते हो। यह सब सोचते हुए सिम्मी की आंखें नम हो जाती है। क्या हुआ, दर्द हो रहा है? ऋषभ ने सिम्मी की आंखों में आंसू देखकर कहा। सिम्मी फीका सा मुस्कुराते हुए कहती है, दर्द देने वाले पूछते हैं कि दर्द हो रहा है क्या। ऋषभ कुछ देर सिम्मी को देखता है, फिर उसकी ड्रेसिंग करके बाहर चला जाता है। रात के वक्त डाइनिंग टेबल पर सभी चुपचाप बैठे खाना खा रहे थे। सभी लोग परेशान थे, किसी की भी खाने की इच्छा नहीं थी, इसलिए सब आधा अधूरा खाकर उठ गए। आरती जी बहुत परेशान थी, इसलिए वह डिनर करने नहीं आई। सिम्मी उनके लिए प्लेट में खाना लेकर उनके रूम में जाती है। वह गेट को नॉक करके अंदर जाती है तो देखती है कि आरती जी बेड पर लेटे हुए किसी सोच में गुम थी। सासू मोम, चलिए उठिए, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, सिम्मी ने टेबल पर प्लेट रखते हुए कहा। आरती जी सिम्मी की आवाज़ सुनकर अपनी सोच से बाहर आती हैं। वह सिम्मी को देखे बिना कहती हैं, मुझे भूख नहीं है, तुम खाना वापस ले जाओ। सिम्मी जाकर आरती जी के पास बैठ जाती है और उनका हाथ पकड़कर बोलती है, सासू मोम, परेशान होने से कुछ नहीं होगा, हमें पता है आपने कुछ नहीं किया है। यह सब आपको बदनाम करने की साजिश है। देखना, सच्चाई जल्द ही सबके सामने होगी, पर उसके लिए आपका स्ट्रांग होना ज़रूरी है, तभी तो आप और हम मिलकर इस मुसीबत का सामना कर पाएंगे। फिर वह उठकर खाने की प्लेट उठा लाती है और बोलती है, चलिए मुंह खोलिए, आज मैं आपको अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी। ऐसा बोलकर वह एक निवाला तोड़कर उनके सामने करती है। आरती जी कुछ देर सिम्मी को देखती हैं और फिर उसके हाथ से खाना खाने लगती हैं। सिम्मी को देखकर वह अपने मन में सोचती है, तुम्हें हम सबकी कितनी परवाह है। तुमने भले ही कितनी गलतियाँ की हों, लेकिन तुम हर बार मुसीबत में हमारे साथ खड़ी रही। पता नहीं क्यों, पर मेरा दिल बोलता है कि तुम बहुत अच्छी हो। जैसा हम तुम्हारे बारे में सोचते हैं वैसी बिल्कुल नहीं हो। वहीं गेट पर खड़ा ऋषभ उन दोनों को देख रहा था। उसके फेस पर स्माइल थी। वह आरती जी के लिए खाना लेकर आया था। तब उसने देखा कि कैसे सिम्मी उनको समझाकर खिला रही है। वह वापस चला जाता है, क्योंकि उसे पता था सिम्मी आरती जी को संभाल लेगी। जब आरती जी खाना खा लेती हैं तो सिम्मी उनसे पूछती है, सासू मोम, आपको क्या लगता है यह सब किसने किया होगा? क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कोई है जो आपको बदनाम करना चाहता है। नहीं तो आप ही सोचिए कि यह सब अचानक से कैसे हो गया। आरती जी गहरी सांस लेते हुए बोलती हैं, मुझे नहीं पता कि यह सब किसने किया है। बस मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि शांति यहाँ क्या कर रही थी और वह मुझे क्यों फंसा रही है। शांति कौन है सासू मोम, और क्या आप उसे जानती हैं? सिम्मी ने पूछा। तो वह बोली, हाँ, वह हमारे साथ ही काम करती थी। मेरे बाद वही थी जो सब कुछ देखती थी। कुछ महीनों पहले मैंने नोटिस किया कि हिसाब किताब में गड़बड़ी है, और तो और कुछ महिलाएं जो कि हमारे शेल्टर में रहती हैं दिख नहीं रही थी। पूछने पर पता चला कि उन्हें अच्छी जॉब मिल गई, इसलिए वह सब वहाँ से चली गई। मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर एक दिन मैंने उसे पैसों की हेराफेरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। उसने बहुत माफ़ी मांगी, इसलिए मैंने उसे सिर्फ एनजीओ से निकाल दिया था। शायद यही मेरी गलती थी। मुझे लगता है कि वह मुझसे बदला लेना चाहती है। आरती जी ने सिम्मी को सब कुछ बता दिया। सिम्मी आरती जी का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, सासू मोम, अगर शांति ने यह सब किया है और आपको फंसाया है तो यकीन मानिए उसे उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। आप बस मुझे पर विश्वास रखिए, आपको निर्दोष साबित करके रहूँगी। आरती जी ने सिम्मी को देखा, जिसकी बातों में अटूट विश्वास झलक रहा था। वह हौले से मुस्कुरा दी। सिम्मी ने उन्हें आराम करने को कहा और रूम से बाहर निकल गई। वह अपने आप से बोली, शांति, तुम तैयार हो जाओ अपने ही बिछाए जाल में फंसने के लिए। दिव्या और उसके पेरेंट्स ने जैसे ही यह सुना कि आरती जी के ऊपर गैरकानूनी व्यापार करने का इल्ज़ाम लगा है, वह सब शॉक्ड हो गए, क्योंकि उन्हें भी पता था कि यह इल्ज़ाम बेबुनियाद है। वह सब आरती जी से मिलने के लिए देशमुख विला में आते हैं और आरती जी से मिलकर उन्हें हौसला देते हैं। आंटी, आप टेंशन मत लीजिए, हम सब हैं ना आपके साथ, आपको कुछ नहीं होगा, दिव्या ने आरती जी का हाथ पकड़ते हुए कहा। आरती जी दिव्या की बात पर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, जिसके साथ उसका परिवार हो उसे भला क्या हो सकता है।
आरती जी की बात पर सभी मुस्कुरा देते हैं। राजवीर जी और प्रियांशी जी आरती जी को अपना ध्यान रखने का बोलकर घर चले जाते हैं। वहीं दिव्या रुक जाती है। वह अभी ऋषभ के साथ रहना चाहती थी। ऋषभ सोफे पर बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। दिव्या उसके बगल में बैठकर उसके गले लग जाती है और बोलती है, बेबी तुम टेंशन मत लो, सब सही हो जाएगा। मुझे मॉम के लिए बुरा लग रहा है दिव्या, मॉम ने हमेशा सबकी भलाई के लिए काम किया है और आज देखो उन पर कैसे कैसे इल्ज़ाम लग रहे हैं। मॉम बहुत हर्ट हुई हैं। दिव्या, ऋषभ ने गहरी सांस लेते हुए कहा। वहीं सिम्मी को किसी की कॉल आती है तो वह बात करने के बाद घर से बाहर जा रही थी। तभी उसकी नज़र सोफे पर बैठे हुए ऋषभ और दिव्या पर पड़ी। वह दोनों एक दूसरे को गले लगाए हुए बैठे थे। दिव्या ने जैसे ही देखा कि सिम्मी उन दोनों को देख रही है, वह और कसकर ऋषभ को गले से लगा लेती है। दिव्या की इस हरकत पर तो ऋषभ पहले हैरान हुआ। तभी उसकी नज़र सिम्मी पर पड़ी जो उन दोनों को ही देख रही थी। उसने भी सिम्मी को जलाने के इरादे से दिव्या पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। सिम्मी ने ऋषभ की आंखों में देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी। इस मुस्कुराहट के पीछे का दर्द सिर्फ सिम्मी को पता था। फिर वह उन दोनों को इग्नोर करके बाहर चली जाती है। ऋषभ को सिम्मी का यूं मुस्कुराना अजीब लगता है, लेकिन वह अपनी सोच को दरकिनार करते हुए दिव्या से बात करने लगता है। वहीं दिव्या खुश थी कि उसने सिम्मी को जलाया और इसमें ऋषभ ने भी उसका साथ दिया। अब उस सिम्मी को पता चलेगा कि ऋषभ पर सिर्फ मेरा हक है। इधर सिम्मी कार में बैठी हुई अपने आप से कहती है, मुझे पता है ऋषभ, ये सब तुम जानबूझकर मुझे तकलीफ़ देने के लिए करते हो, पर कोई नहीं, अगर मेरी तकलीफ़ से तुम्हें खुशी मिलती है तो वही सही। तुम्हारे लिए मैं हर तकलीफ़ से गुजर सकती हूँ। तभी कार रुकती है और सिम्मी अपने ख्यालों से बाहर आती है। वह कार से उतरकर सामने देखती है तो एक छोटी सी चाय की दुकान थी। वह जाकर वहाँ रखी बेंच पर बैठ जाती है और एक चाय का ऑर्डर करती है। तभी एक आदमी आकर उसके बगल में बैठता है जिसने सर पर कैप लगा रखी थी। वह सिम्मी की तरफ एक लिफाफा बढ़ाता है। सिम्मी वह लिफाफा लेकर उसे एक चेक दे देती है जिससे वह आदमी खुश हो जाता है और सिम्मी को सलाम करते हुए वहाँ से चला जाता है। सिम्मी जल्दी से अपनी चाय ख़त्म करती है और चाय के पैसे देकर वापस आकर कार में बैठ जाती है। वह ड्राइवर से घर चलने के लिए बोलती है और लिफाफा खोलकर देखने लगती है। वह इंस्पेक्टर को कॉल करती है और घर आने के लिए बोलती है। सिम्मी जब घर पहुंचती है तो देखती है कि ऋषभ, दिव्या और विजय जी किसी बात पर आपस में डिस्कस कर रहे हैं। सिम्मी उनके पास जाती है और बोलती है, डैड मुझे आपसे बात करनी है। सिम्मी अभी कुछ और बोलती कि ऋषभ उसकी बात बीच में काटते हुए बोलता है, प्लीज़ सिम्मी, अभी हम इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं। तुम्हें पता है ना कि हमें मॉम को बेगुनाह साबित करना है, उसके लिए सबूत ढूंढना है। पर तुम्हें क्या, तुम्हें तो घूमने से ही फुर्सत नहीं है। वह तुम्हारी मॉम नहीं है ना। इसलिए ऋषभ की बात सीधा सिम्मी के दिल पर चोट कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जिन्हें वह अपनी आंखों में ही रोक लेती है। मिसेस सिम्मी देशमुख, पीछे से आवाज़ आई तो सब आवाज़ की दिशा में देखने लगते हैं। गेट पर इंस्पेक्टर खड़े थे। उन्हें घर पर देखकर सभी चौंक जाते हैं। इंस्पेक्टर अंदर आते हैं तो सिम्मी उन्हें बैठने का इशारा करती है। इंस्पेक्टर सोफे पर बैठ जाते हैं तो सिम्मी उनको वह लिफाफा पकड़ा देती है। सभी हैरानी से सिम्मी और इंस्पेक्टर को देख रहे थे। इंस्पेक्टर लिफाफे में रखे हुए पेपर्स को पढ़ता है जिसमें शांति की पूरी हिस्ट्री थी। वह हैरान होकर सिम्मी को देखता है और बोलता है, मिसेस देशमुख, आपको यह सब कैसे पता चला? एक मिनट, कोई हमें भी बताएगा कि यहाँ क्या हो रहा है और किस बात की चर्चा चल रही है? ऋषभ ने कहा, जो कब से उन दोनों की बातों में उलझा हुआ था। इंस्पेक्टर वह पेपर ऋषभ को थमा देते हैं। ऋषभ जैसे ही पेपर्स देखता है उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। उसके बाद विजय जी और दिव्या भी वह पेपर्स देखते हैं और सभी हैरान हो जाते हैं। मैं अपनी मॉम पर उंगली उठाने वाले को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती इंस्पेक्टर, इसलिए मैंने सब पता करवाया कि किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरी मॉम को हर्ट करे। सिम्मी ने ऋषभ को देखते हुए कहा, जिस पर ऋषभ को थोड़ी देर पहले बोले गए अपने शब्दों पर शर्म महसूस होती है। मॉम ने मुझे शांति के बारे में बताया था, उनको उस पर सिर्फ शक था, इसलिए मैंने शांति के बारे में पता लगवाया। नतीजा आपके सामने है, सिम्मी ने कहा तो सब उसे देखने लगे। शांति 45 के आसपास है। उसके ऊपर उसके पति की हत्या का आरोप भी है जिसकी वजह से उसे जेल भी हुई थी। लेकिन उसने अपने आप को पीड़ित बताते हुए पुलिस को यह बयान दिया कि उसने अपनी आत्मरक्षा में अपने पति का कत्ल किया। उसके बाद आरती जी की संस्था ने उसका साथ दिया और उसे कम सज़ा मिली। जेल से आने के बाद शांति आरती जी की संस्था में ही उनके साथ मिलकर काम करने लगी। पर सच्चाई किसी को नहीं पता कि उसके पति के कत्ल की असली वजह क्या थी। लेकिन शांति को बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हुए देखा गया है। कम ही समय में वह ऊंचाइयों पर पहुंच गई और आरती जी के बाद उसी का नाम जाने जाने लगा। कई लोगों को उस पर संदेह भी हुआ, लेकिन कोई सबूत ना होने पर सबने चुप रहना ही बेहतर समझा। इंस्पेक्टर बहुत देर तक कुछ सोचने के बाद बोले, मिसेस देशमुख, अगर हम मान भी लें कि इन सब में शांति का हाथ है, तब भी हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। हम कैसे आरती मैडम को बेकसूर और शांति को गुनाहगार साबित करेंगे? सच्चाई पता लगाने का एक तरीका है, सिम्मी ने कहा तो सब उम्मीद से उसे देखने लगते हैं। मॉम ने बताया था कि संस्था से कुछ औरतें अच्छी जॉब की वजह से संस्था छोड़कर चली गई,
लेकिन आप ही सोचिए कि इस बीच उन्होंने कभी भी संस्था से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। आपको उन सब के बारे में पता लगाना होगा। हो ना हो ये शांति अपना इल्ज़ाम सासू मोम पर लगाकर खुद उनकी जगह लेना चाहती है और अपने धंधे को आगे बढ़ाना चाहती है। एक बात और मुझे जानकारी मिली है कि होटल क्वीन में बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है, जिसमें बहुत से रईस लोग शामिल होने वाले हैं और शांति उनमें लड़कियों की सप्लाई करने वाली है। बस हमें एक लड़की उनके बीच भेजनी है और वहाँ की जानकारी निकलवानी है। सभी हैरानी से सिम्मी को देख रहे थे, तभी इंस्पेक्टर ऋषभ से बोलते हैं, मिस्टर देशमुख, आपकी वाइफ काफ़ी ब्रिलियंट है। जो काम हमारे लिए मुश्किल था उसे इन्होंने इतनी आसानी से सॉल्व कर दिया। इतना कुछ तो हम भी पता नहीं लगा पाए जितना आपकी वाइफ ने पता लगा लिया। इंस्पेक्टर की बात सुनकर ऋषभ बस हल्का सा मुस्कुरा देता है। वहीं दिव्या मन ही मन सिम्मी को कोस रही थी। उसकी तारीफें उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सब कुछ तो ठीक है इंस्पेक्टर, पर ऐसी लड़की कहाँ से लाएंगे जो सब कुछ जानते हुए भी हमारे लिए अपनी जान खतरे में डाले। विजय जी ने परेशान होते हुए कहा, मेरी नज़र में एक लड़की है जो सासू मोम के लिए ऐसा कर सकती है। सिम्मी ने कहा तो सब उसे देखने लगते हैं। सिम्मी उन सबको देखकर मुस्कुराते हुए बोलती है, अरे आप लोग इतने हैरान क्यों रहे हैं, वह लड़की इस वक्त यहीं है और वो है दिव्या। सिम्मी ने जैसे ही दिव्या का नाम लिया, दिव्या का तो जैसे सांप सूंघ गया। वहीं सबकी नज़रें दिव्या के ऊपर आकर ठहर गई। सिम्मी मुस्कुराते हुए दिव्या के पास जाती है और बोलती है, क्यों दिव्या, तुम हमारी हेल्प करोगी ना? तुम ऋषभ से बहुत प्यार करती हो तो उसकी मोम के लिए इतना तो कर ही सकती हो। माना कि थोड़ा खतरा है, पर तुम ऋषभ के लिए ये खतरा तो उठा ही लोगी। सिम्मी की बात सुनकर दिव्या चुपचाप खड़ी थी। वहीं सब उसके फैसले का इंतज़ार कर रहे थे कि वह क्या फ़ैसला लेती है। सबको अपनी तरफ देखते हुए देखकर दिव्या हल्का सा मुस्कुरा देती है, फिर सिम्मी को घूरने लगती है। सिम्मी टशन वाली स्माइल देते हुए, क्यों दिव्या, तुम हमारी हेल्प करने के लिए तैयार हो ना? दिव्या ज़बरदस्ती हंसते हुए बोलती है, सिम्मी मैं तो हेल्प कर दूंगी, लेकिन वह लोग मुझे पहचान गए तो यू नो कि मेरे डैड कितने बड़े बिजनेसमैन हैं जिससे सभी मुझे जानते हैं। फिर हमारी ज़रा सी भी लापरवाही सारा प्लान फ्लॉप कर सकती है। तुम टेंशन मत लो, मेकअप आर्टिस्ट तुम्हारा ऐसा हुलिया बना देगी कि ऋषभ क्या तुम खुद को भी नहीं पहचान पाओगी। सिम्मी ने दिव्या को घूरते हुए कहा। दिव्या ने कुछ देर सिम्मी को घूरा, फिर वह ऋषभ के पास जाती है और बोलती है, बेबी मैं दिल से आंटी की मदद करना चाहती हूँ। उनके लिए मैं कोई भी खतरा उठा सकती हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि यह मुझसे हो पाएगा। अगर गलती से भी मुझसे कोई गलती हो गई तो फिर हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं दिव्या, मुझे पता है तुम मोम से भी उतना ही प्यार करती हो जितना मुझसे, पर हम हमारी वजह से तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकते। हम कुछ और सोचते हैं। ऋषभ ने दिव्या का हाथ पकड़ते हुए कहा। और ऋषभ बोलकर दिव्या एक नज़र सिम्मी को देखती है जो उसे ही देख रही थी। मिसेस देशमुख, अगर आप चाहें तो हम अपने लेडीज़ कांस्टेबल को उनके बीच भेज सकते हैं। इंस्पेक्टर ने दिव्या के मना करने पर कहा, नहीं सर, हम अपनी वजह से किसी की जान खतरे में नहीं डाल सकते। फिर क्या भरोसा कि यह खबर उसे लग गई तो सिम्मी ने कुछ सोचते हुए कहा, फिर हम क्या करेंगे? कौन हमारी मदद करेगा? विजय जी ने परेशान होते हुए कहा। मैं। सिम्मी ने जैसे ही कहा सब उसे देखने लगे। सबको हैरान होते हुए देखकर सिम्मी बोलती है, यह खतरा मैं उठाऊंगी, मैं सासू मोम को बेगुनाह साबित करके रहूंगी। पर सिम्मी इसमें बहुत खतरा है, विजय जी ने कहा। तो सिम्मी उनके पास जाकर बोलती है, डैड हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इस वक्त हमें सिर्फ मोम के बारे में सोचना है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? विजय जी ने कहा। वह भले ही सिम्मी से नफरत करते हो, पर आज सिम्मी आरती जी के लिए अपनी जान खतरे में डाल रही थी, इसलिए उन्हें सिम्मी की भी परवाह थी। सिम्मी ने ऋषभ को देखा जो उसे ही देख रहा था। वह मुस्कुराती है और विजय जी से बोलती है, मेरी फैमिली से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। उसकी बात पर कोई कुछ नहीं बोलता है। वहीं ऋषभ उसके इस फैसले से हैरान था। ओके मिसेस देशमुख, फिर आप अपनी तैयारी करिए, हम अपनी तैयारी करते हैं, इंस्पेक्टर ने कहा और वहाँ से चला गया। मैं चाहती हूँ कि ये बात दादू को पता न चले, वह पहले से बीमार है। मैं नहीं चाहती यह सब सोचकर उनकी और तबीयत ख़राब हो, और मोम को भी यह बात नहीं पता चलनी चाहिए। सिम्मी ने सबको देखते हुए कहा, जिस पर सब ने उसे हाँ का इशारा किया। उसके बाद विजय जी वहाँ से अपने रूम में चले जाते हैं और दिव्या ऋषभ का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगती है। ऋषभ जाते हुए एक नज़र सिम्मी को देखता है, फिर चला जाता है। सिम्मी वहीं सोफे पर बैठ जाती है और गहरी सांस लेकर किसी को कॉल करती है और थोड़ी देर बात करके फ़ोन कट कर देती है। वह अपने आप से बोलती है, जब तक मैं तुम्हारी ज़िंदगी से जुड़ी हूँ ऋषभ, कोई भी तकलीफ़ तुम्हें या फिर तुम्हारे परिवार को छू भी नहीं सकती। रात को जब ऋषभ आता है तो सिम्मी बेड पर लेटी हुई कुछ सोच रही थी। वह इतनी गहरी सोच में थी कि उसे ऋषभ के आने का पता भी नहीं चला। ऋषभ अलमारी से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला जाता है और थोड़ी देर में फ्रेश होकर बाहर निकलता है। वह सिम्मी को देखता है जो अभी भी वैसे ही अपनी सोच में गुम थी। ऐसा भी क्या सोच रही है कि इसे पता भी नहीं चला कि मैं यहीं हूँ? ऋषभ मन ही मन बड़बड़ाया। ऋषभ सिम्मी के पास जाता है और बोलता है, सिम्मी। ऋषभ की आवाज़ सुनकर सिम्मी अपनी सोच से बाहर आती है और उठकर बैठ जाती है। ऋषभ को देखती है और बोलती है, बोलो। ऋषभ कुछ देर सिम्मी को देखता है, फिर बोलता है, थैंक यू। किस लिए?
तुम जो कुछ भी मेरी मॉम के लिए कर रही हो उसके लिए, तुम उनके लिए इतना ख़तरा उठा रही हो अपनी परवाह किए बिना। ओके, क्या ओके, तुम्हें डर नहीं लग रहा है? डर किस बात का? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। सिम्मी ने कुछ देर ऋषभ को देखा, फिर फीका सा मुस्कुराते हुए कहा, तो कौन सा तुम मुझे मिस करने वाले हो? तुम्हारे लिए तो यह अच्छा ही होगा। ऋषभ ने कुछ देर सिम्मी को देखा, फिर जाकर सोफे पर लेट गया। वह सिम्मी का एहसानमंद है कि वह लड़की उसकी मॉम के लिए इतना कुछ कर रही है, पर वह नहीं चाहता कि इस सब में सिम्मी को कुछ हो जाए। उसकी मॉम के लिए इतना कुछ कर रही है, उसके लिए वह बुरा कैसे सोच सकता है? सिम्मी भी चुपचाप बेड पर लेट जाती है और सोए हुए ऋषभ को देखते देखते वह भी सो जाती है। कुछ दिनों तक सिम्मी और इंस्पेक्टर साथ मिलकर सारी प्लानिंग करते हैं। इसमें सभी घर वाले उसके साथ थे, बस राजेश्वर जी और आरती जी को छोड़कर, क्योंकि सिम्मी ने ही उन्हें मना किया था बताने के लिए। सो मिसेज देशमुख, सारा प्लान रेडी है, तो कब से स्टार्ट करना है? इंस्पेक्टर ने सिम्मी को देखते हुए कहा, आज से ही, क्योंकि परसों पार्टी है, हम लेट नहीं कर सकते। सिम्मी ने सबको देखते हुए कहा, ओके इंस्पेक्टर ने कहा और कॉल करके मेकअप आर्टिस्ट को बुला लिया। थोड़ी ही देर में मेकअप आर्टिस्ट आ जाती है और सिम्मी का मेकअप करने लगती है। वह कुछ ही देर में पूरी तरह सिम्मी को तैयार कर देती है। सिम्मी जब बाहर आती है तो सभी उसे देखते हैं। सिंपल सूट सलवार, आंखों में ब्लू कलर का लेंस, ब्राउन हेयर की विग जो उसके कंधे तक आ रहे थे। इस लुक में सिम्मी को पहचानना मुश्किल था। सब में अगर कुछ खास था तो वो थी सिम्मी की खूबसूरती। रेडी, इंस्पेक्टर ने कहा तो सिम्मी ने हाँ में सर हिलाया। तभी एक आदमी अंदर आता है। वह इंस्पेक्टर के पास जाता है और कुछ बातें करने लगता है। चलिए मिसेस देशमुख, उस आदमी ने कहा तो सिम्मी ने हाँ में सर हिलाया। वह जाने लगती है, फिर कुछ आगे जाकर रुक जाती है। वह एक नज़र सबको देखती है और बोलती है, मैं मॉम की बेगुनाही का सबूत लेकर ही आऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वह घर से बाहर चली जाती है और कार में बैठने वाली होती है कि तभी पीछे से आवाज़ आती है, सिम्मी। सिम्मी पीछे मुड़कर देखती है तो ऋषभ होता है। वह उसके पास आता है और धीरे से बोलता है, अपना ख्याल रखना, कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऋषभ की बातों से सिम्मी को बहुत सुकून मिलता है। वह ऋषभ के गले लग जाती है और बोलती है, तुम्हारी परेशानी अब ख़त्म होने वाली है ऋषभ। फिर वह ऋषभ से अलग होती है और कार में बैठकर चली जाती है, जबकि ऋषभ वहीं खड़ा उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था। तभी दिव्या उसके पास आती है और उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है, क्या हुआ ऋषभ? ऋषभ अपनी सोच से बाहर आते हुए, कुछ नहीं। वैसे ऋषभ, सिम्मी बहुत रिस्की काम करने जा रही है जिसमें उसकी जान का भी खतरा है। अगर उसे कुछ हो गया तो वह हमारी लाइफ से वैसे ही बाहर हो जाएगी। दिव्या प्लीज़, कुछ भी बोलने से पहले सोच तो लिया करो। वह हमारी फैमिली के लिए इतना कुछ कर रही है और तुम उसके बारे में ऐसा सोच रही हो। ऋषभ ने गुस्से से दिव्या को घूरते हुए कहा, सॉरी ऋषभ, पर मैं सिम्मी की वजह से परेशान हूँ। आज अगर वह हम दोनों के बीच नहीं आई होती तो हम साथ होते, दिव्या ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा। ऋषभ ने कुछ देर दिव्या को देखा और उसके हाथों से अपना हाथ छुड़ाते हुए वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद दिव्या अपने आप से बोलती है, मैं सिम्मी से नफ़रत करती हूँ, बहुत नफ़रत। आज सिर्फ उसकी वजह से हम दोनों अलग हैं। काश कुछ ऐसा हो जाए कि वह हमारी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाए। उसके बाद वह भी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। वहीं सिम्मी कार में बैठी हुई ऋषभ के बारे में सोच रही थी। ऋषभ भले ही उससे कितनी भी नफ़रत कर ले, लेकिन वह उससे प्यार करती है। कई बार उसे उस बात के लिए दोषी माना गया जो उसने किया ही नहीं। उसके पेरेंट्स, उसके दोस्त, सब उससे अलग हो गए। आज वह बिल्कुल अकेली है। सिम्मी अपनी ही सोच में गुम थी कि कार झटके से रुकती है, जिससे वह अपनी सोच से बाहर आती है। तभी वह आदमी उसे बाहर जाने का इशारा करता है। वह कार से बाहर निकलती है तो वह आदमी भी बाहर आकर बोलता है, मिसेस देशमुख आप रेडी हैं? जिस पर सिम्मी हाँ बोलती है। उसके बाद वह आदमी शांति को कॉल करता है और उससे सिम्मी के बारे में बात करता है, जिस पर शांति उसे अपने ऑफिस आने के लिए बोलती है। कुछ ही देर में वह दोनों शांति के सामने थे। शांति सिम्मी को घूर रही थी। सिंपल सूट सलवार, कंधे तक आते ब्राउन हेयर, ब्लू आइज़, जिस पर मोटा चश्मा लगा हुआ था। मैडम, यह आशी है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। बेचारी बहुत गरीब है, अपने मामा मामी के साथ रहती है। बेचारी अनाथ है। इसके मामा मामी इस पर बहुत अत्याचार करते हैं और इसकी शादी किसी बुढ़े से करा रहे थे, इसलिए वह उनका घर छोड़कर भाग गई। अगर आप बेचारी की मदद कर सके तो इसका जीवन संवर जाएगा। उस आदमी ने एक झूठी कहानी शांति को सुनाते हुए कहा। शांति कुछ देर तक सिम्मी को देखती है और बोलती है, बिल्कुल, हमारा तो काम ही महिलाओं और बच्चों की सेवा करना है। फिर वह उठकर सिम्मी के पास आती है और बोलती है, कितनी खूबसूरत लड़की है और इस पर इतने अत्याचार। बेटी, तुम कहो तो हम आज ही पुलिस को भेज दें तुम्हारे मामा मामी को पकड़ने। नहीं मैडम, हमें उन लोगों से कोई मतलब नहीं है, बस आप हमें आसरा दे दीजिए। हम यहाँ रहकर हर वो काम करेंगे जो आप कहेंगी। सिम्मी ने मासूम सा फेस बनाते हुए शांति से रिक्वेस्ट की। वो तो ठीक है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम्हें कहीं देखा है, शांति ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा। तभी सिम्मी शांति का पैर पकड़कर बैठ जाती है और बोलती है, मैडम आप हमारे माई बाप हो, हमने बहुत सुना है आपके बारे में।
आप बहुत अच्छी हो, हमें घर वापस नहीं जाना है, हमें यहीं रहने दीजिए। मुझ दुखियारी का कोई नहीं है मैडम, भगवान आपका भला करेगा मैडम और जल्दी अपने पास बुलाएगा। मैडम एक मिनट, क्या कहा? शांति सिम्मी की बात सुनकर बोली। उसका ध्यान सिम्मी की पहचान पर से उतर गया था। अरे मैडम, मेरे कहने का मतलब है कि भगवान आपको बहुत तरक्की दे, सिम्मी ने बात संभालते हुए कहा। फिर अपने मन में बोली, मेरा बस चले तो तुझे अभी उठाकर पटक दूं, बड़ी आई लोगों का भला करने वाली। अब तेरा भला मैं करूँगी। अच्छा अच्छा ठीक है, अब मेरे पैर छोड़ो और खड़ी हो जाओ, शांति ने सिम्मी से कहा, जिस पर सिम्मी उठ जाती है। वहीं वह आदमी सिम्मी की इस हरकत पर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। सिम्मी ने जब शांति का पैर पकड़ा था तभी उसने टेबल के नीचे एक मिनी माइक्रोफोन चिपका दिया था, जिससे उसकी बातें सुनी जा सके और कोई सबूत मिल जाए। शांति उस आदमी से बोलती है, अब से ये हमारी संस्था में रहेगी, तुम जा सकते हो। ऐसे ही कोई गरीब दुखियारी या पीड़ित महिला मिले तो हमसे संपर्क करना। जी मैडम बोलकर वह आदमी शांति को नमस्ते बोलकर चला जाता है। सिम्मी को देखते हुए पूछती है, तो आशी कहाँ तक पढ़ी लिखी हो? मैडम हमारे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। मतलब शांति को सिम्मी की बात समझ नहीं आई। मतलब ये कि मैडम हम अंगूठा छाप हैं, हमने कभी स्कूल का मुँह भी नहीं देखा, हमें तो ABCD भी नहीं आती और खे खे घे तो बिल्कुल भी नहीं आता है। सिम्मी ने रोनी सूरत बनाते हुए कहा। बेचारी, कितने निर्दयी हैं तुम्हारे मामा मामी। कोई नहीं और कोई काम आता है तुम्हें? मैडम हमें बस चूल्हा चौका आता है, क्योंकि हम घर में यही काम करते थे। कोई नहीं, हम तुम्हें तुम्हारे पैरों पर खड़ा करेंगे और तुम्हें आत्मनिर्भर बनाएंगे। देखना कुछ ही समय में तुम पैसे कमाने लगोगी। सच मैडम? फिर तो हम हर वो काम करेंगे जो आप कहेंगी, सिम्मी ने शांति को खुश करते हुए कहा। सिम्मी की बात पर शांति मुस्कुरा देती है। वह अपने मन में सोचती है, यह लड़की तो बहुत खूबसूरत है, इसका दाम अच्छा मिलेगा। कहाँ मैं कोई नई मछली फंसाने की सोच रही थी, यहाँ तो खुद मछली आकर मेरे जाल में फंस गई है। वह बैल बजाकर किसी महिला को बुलाती है। उस महिला के आने पर शांति उसे कुछ इशारा करती है और सिम्मी को ले जाने के लिए बोलती है। वह महिला सिम्मी को अपने साथ लेकर चली जाती है। तभी शांति का फ़ोन रिंग करता है। वह कॉल पिक करते हुए कहती है, कैसे हैं रस्तोगी साहब? रस्तोगी साहब जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं। हम तो बढ़िया हैं, हमारा काम हुआ कि नहीं? जी बिल्कुल, एक नई मछली फंसी है जाल में, आप तो देखते ही पागल हो जाएंगे रस्तोगी साहब। देख शांति, इस बार मेरी पार्टी में आए सभी लोग खुश हो गए तो मेरी जीत पक्की है, उनका वोट मुझे ही मिलेगा। अगर मैं जीत गया तो तुझे भी माला माल कर दूंगा। नहीं रस्तोगी साहब, इस बार मुझे पैसे नहीं चाहिए, शांति ने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा। तो फिर क्या चाहिए? प्रॉपर्टी, बंगला सब मिलेगा। नहीं रस्तोगी साहब, यह सब नहीं चाहिए, मुझे तो बस अपनी पार्टी में शामिल कर लीजिए, मेरा भी भला हो जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा, शांति ने कहा। शांति, तुम कुछ ज़्यादा नहीं मांग रही हो, लेकिन कोई बात नहीं, तुम मेरे लिए इतना कर रही हो तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, रस्तोगी साहब ने हंसते हुए कहा। ठीक है रस्तोगी साहब, फिर मिलते हैं परसों पार्टी में, शांति ने बोलकर कॉल कट कर दिया। उधर दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में बैठे हुए इंस्पेक्टर उनकी बातें सुन रहे थे। उन्हें रस्तोगी साहब ने क्या कहा ये तो सुनाई नहीं दिया, लेकिन शांति की बातों से उन्हें कुछ अंदाज़ा हो गया था। बस वह सब ठोस सबूत के इंतज़ार में थे। इधर वह महिला सिम्मी को एक रूम में पहुंचा देती है और बोलती है कि अब से वह यहीं रहेगी, और वहां से चली जाती है। सिम्मी पूरे रूम का निरीक्षण करती है। उसमें 3 और लड़कियां थी जो देखने में ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन अच्छी दिख रही थी। सिम्मी मुस्कुराकर उन सबको देखती है, जिस पर वह भी सिम्मी को देखकर मुस्कुरा देती हैं और एक दूसरे को देखने लगती हैं। वहीं ऋषभ अपने ऑफिस में बैठा हुआ सिम्मी के बारे में सोच रहा था। उसे सिम्मी की फिक्र हो रही थी, क्योंकि वह जिस काम के लिए गई थी वह बहुत रिस्की था। तभी दिव्या उसके पास आती है और बोलती है, क्या हुआ बेबी, इतने परेशान क्यों? चलो हम लोग ड्राइव पर चलते हैं, इससे तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा। नहीं दिव्या, मेरा मन नहीं है। मॉम के साथ जो भी हुआ और सिम्मी उनके लिए जो कर रही है, उससे मेरा दिमाग कहीं और नहीं लगेगा। जब तक सिम्मी सही सलामत घर वापस नहीं आ जाती मैं चैन से नहीं बैठूंगा, ऋषभ ने कुछ सोचते हुए कहा। ऋषभ, तुम्हें सिम्मी की फिक्र हो रही है, कहीं तुम उससे प्यार तो नहीं करने लगे? दिव्या ने ऋषभ को देखते हुए कहा। ओ प्लीज़ दिव्या, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मुझे सिम्मी से प्यार नहीं है, बस वो जो मेरी मॉम के लिए कर रही है उसके लिए मैं उसका एहसानमंद हूँ, इसी वजह से मुझे उसकी फ़िक्र है, ऋषभ ने कहा। लेकिन आज उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। दिव्या खुश होते हुए बोली, बेबी जैसे ही सिम्मी सबूत लेकर आएगी और आंटी बेगुनाह साबित हो जाएंगी, तब तुम मेरे मॉम डैड से हमारी शादी की बात करोगे। दिव्या, अभी मेरा और सिम्मी का डाइवोर्स नहीं हुआ है, ऐसे में मैं तुम्हारे मॉम डैड से शादी की बात कैसे कर सकता हूँ? वो सब मुझे नहीं पता ऋषभ, तुम कैसे भी करके सिम्मी से डिवोर्स लो, वरना मुझे भूल जाओ, दिव्या ने ऋषभ से गुस्से में कहा। वह मन ही मन सोच रही थी कि सिम्मी जिस काम के लिए गई है वहाँ से कभी वापस ही ना आए। दिव्या, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम जानती हो ना कि इस वक्त मैं कितना परेशान हूँ। टू बी कंटिन्यूड।